देखो आज की क्लास में जो होगा वो होगा किरचॉफ्स के लॉ। मेन जो साइंटिस्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जिसकी वजह से शुरुआत हुई, जो मेन जिसने कंटेंट दिया, बाद में जो साइंटिस्ट आए वो तो क्या हुआ, किरचॉफ्स ने जो बताया उसी को क्या कर दिया, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। तो मेन जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मेन जो टॉपिक है वो क्या है, सर्किट्स, और उसके बारे में जो सबसे पहले बताया था वो किरचॉफ्स नाम के साइंटिस्ट ने बताया। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे जो मेन रोल है वो किसका है, फैराडे का। उसने जो बताया उसी को री एक्सप्लेन करा है, वो क्या था, लेंज नाम का साइंटिस्ट आया, हेनरी आया, वो मेन जो नाम आता है वो किसका आता है, फैराडे का। इसी प्रकार इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जिसने इलेक्ट्रिक मतलब सर्किट्स के बारे में जो मेन जो रोल है वो किसका है, किरचॉफ्स का। तो इसमें सबसे पहले तो किरचॉफ्स के लॉ हैं दो। किरचॉफ्स ने कितने लॉ दिए थे, 2 लॉ दिए थे। तो आज का टॉपिक ही है किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉज, डबल एच डबल ओ डबल एफ आता है इसमें किरचॉफ्स में। इसमें देखो इसने फर्स्ट जो लॉ दिया किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ है KVL, KCL, फर्स्ट लॉ इसका KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है इसका, KCL, शॉर्ट फॉर्म है किरचॉफ्स करंट लॉ, इसकी फुल फॉर्म क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ। इसमें इसने बताया, और इसका सेकंड लॉ जो है, पहले इसके बारे में, फर्स्ट लॉ के बारे में, इसमें इसने बताया कि किरचॉफ्स ने फर्स्ट लॉ में क्या बताया कि अगर एक होता है जॉइंट और एक होता है जंक्शन, एक क्या होता है जॉइंट और एक होता है जंक्शन। जॉइंट में तो किन्हीं 2 वायर्स को जोड़ दिया तो वो क्या होगा, जॉइंट। अगर 2 ही वायर हैं, मान लो उन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो ये क्या है, जॉइंट। बट एक होता है जंक्शन। जंक्शन क्या होता है कि जिसमें से कई सारी वायर्स निकल रही हो, ठीक है। तो जंक्शन क्या हो जाएगा, जिसमें कई सारी वायर्स निकल रही हो, ये क्या है, जंक्शन है। तो इसने कहा कि इसमें किरचॉफ फर्स्ट लॉ करंट लॉ जो है, इसने कहा कि जितना करंट जंक्शन की तरफ एंटर करेगा उतना ही क्या करेगा, बाहर निकलेगा। मान लो कि इस वायर में करंट है I1, इसमें I2 एंटर कर रहा है, तो इधर I3, ये I4, I5, तो इसमें टोटल इनकमिंग करंट जो होगा वो इक्वल होगा किसके, टोटल आउटगोइंग करंट के। इसमें फर्स्ट लॉ यही है कि टोटल इनकमिंग करंट इक्वल होगा किसके, टोटल आउटगोइंग करंट। तो यानी कि I1 प्लस I2 का जो सम होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, I3 प्लस I4 प्लस I5। यानी कि इनकमिंग करंट है I1 प्लस I2, ये इक्वल हो जाएगा किसके, I3 प्लस I4 प्लस I5 के। यानी कि इसमें यही पूछेगा कि इतना करंट एंटर कर रहा है, इतना बाहर निकल रहा है, उसमें एक वैल्यू अननोन दे देगी, तो इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो यहाँ पे जितना इनकमिंग करंट होगा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ यही है कि जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही क्या होगा, आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, तो इसमें कि मान लो इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं किरचॉफ्स लॉ के, कि मान लो इसने ऐसे दे दिया, ये बोल रखा है कि इस ब्रांच में जो करंट होगा उसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, आई की वैल्यू बताओ क्या होगी। इसमें ये पूछ लिया 2 एम्पियर एंटर कर रहा है, एक 6 एम्पियर एंटर कर रहा है, आउटगोइंग क्या है 1 एम्पियर। तो इसमें एंटर जो करा इनकमिंग करंट कितना है, 8 एम्पियर, 7 एम्पियर, इनकमिंग करंट कितना है 8 एम्पियर, इनकमिंग करंट जो है 8 एम्पियर और आउटगोइंग क्या है 1 एम्पियर। तो पक्का आई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 7 एम्पियर, और ये क्या होगा आउटगोइंग करंट होगा। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 7 एम्पियर। इस पे इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं कि इसमें आपको दे देगा 4-5 वायर्स, उसमें जंक्शन दे देगा, 4-5 वायर्स निकल रही होंगी, कुछ एक में करंट एंटर कर रहा होगा, कुछ एक में बाहर निकल रहा होगा, एक मिसिंग होगा, उसकी वैल्यू पूछ लेगा आपसे। ठीक है,
यहाँ तक समझाया। इसमें मेन ये बात आती है कि ये यहाँ पे ऐसा क्यों होता है कि मान लो कोई भी जंक्शन होता है तो ये रुकेगा क्या, यहाँ पे 8 एम्पियर आया, रुकने के लिए तो जगह है ही नहीं, तो जितना आया उतना बाहर निकलेगा ही निकलेगा। जैसे रेलवे जंक्शन होता है तो उसमें जितनी ट्रेन आती हैं ये तो है नहीं रुकेंगी, उतनी ही ट्रेन जाएंगी, ये तो नहीं पैदा होके वहीं से निकलना शुरू हो जाएगी, तो जितनी आएंगी उतनी क्या होंगी, निकलेंगी। ठीक है, वो जंक्शन होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेन आती हैं वो क्या होती है, बहुत सारी आती हैं, ये नहीं है कि 2 ही ट्रेन आ रही तो वो तो ज्वाइंट हो जाता फिर। तो जंक्शन क्या है कि जिसमें जितना आ रही हैं ट्रेन उतनी ही क्या जा रही हैं, तो वो भी वहाँ पे रुक तो नहीं रही स्टेशन पे। तो इसी प्रकार यहाँ पे इसको कंपेयर कर सकते हो, जितना करंट आएगा वो रुकेगा नहीं, उतना ही क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसमें KCL जो है वो यही है कि टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल आउटगोइंग करंट। ठीक है, KCL में बस इतना ही है कि इनकमिंग करंट इक्वल होगा आउटगोइंग करंट के। ठीक है, मेन जो है किरचॉफ्स का वो है KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सारे अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL अगर समझ आ गया तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, 95% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे उससे। मेन जो इम्पोर्टेंट है वो KVL ही है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। ठीक है, इसमें देखो KVL है क्या, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें पहले लिख लो स्केलर सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप होता क्या है, ये स्केलर सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप in a closed loop is always equal to 0. स्केलर सम जो होगा इन ए क्लोज लूप, पोटेंशियल ड्रॉप, स्केलर सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप इन ए क्लोज लूप ऑलवेज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चंस के थ्रू समझ आएगा KVL होता क्या है, कैसे हम इसको अप्लाई करें, इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि पोटेंशियल है इसका मतलब। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। किसी भी जैसे रेजिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी लगी होगी उसका पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ठीक है, तो इस केस में क्लोज लूप होगा यानी कि सर्किट बना होगा, उसमें जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लगे होंगे, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, बैटरी, उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उस क्लोज लूप में वो इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये कैसे अप्लाई क्या करना है, स्केलर सम ही क्यों रहा है, क्लोज लूप ही क्यों ले रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, वो आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझ आएगा थोड़ी देर में जब बताऊंगी तब। उससे पहले सुनो कि अगर मान लो एक वायर है और रेजिस्टेंस लगा रखा है, इसमें रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा ही होता है। ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ऐसे। मान लो एक वायर है उसमें क्या लगा रखा है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब है यहाँ पे आप कोई भी जैसे ये लगा सकते हो फैन, ये भी क्या है एक प्रकार से रेजिस्टेंस, प्रेस करने वाली कपड़ों के प्रेस करते हैं वो भी, बल्ब भी क्या है एक रेजिस्टेंस है। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये मान लो कि यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है रेजिस्टेंस की जगह। ठीक है, इसमें से मान लो आई का करंट क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, इस रेजिस्टेंस में से क्या हो रहा है, आई का करंट एंटर कर रहा है। तो हमने जब ये पढ़ा था कि जब लेक्लांसी शेल पड़ी थी उस केस में 2 प्लेट ली थी हमने, इसमें क्या था, एक केमिकल सॉल्यूशन था। अगर इन दोनों की वायर यहाँ पे अटैच कर दी तो यहाँ पे अगर मान लो बल्ब लगा दे तो वो क्या होगा, ग्लो करेगा। तो इस केस में ग्लो करेगा तो यानी कि ये क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे इसमें क्या कर रहा है, करंट चल रहा है। तो सेम यहाँ पे इसके अक्रॉस एक बैटरी लगी हुई होगी, उसमें से करंट आ रहा है आई का, और बीच में क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस। इसमें अगर करंट एंटर करेगा रेजिस्टेंस में
तो इस पॉइंट के जिस पॉइंट पे करंट एंटर करेगा, मान लो ये ए पॉइंट है, यहाँ का पोटेंशियल हाइयर पोटेंशियल होगा, और जो बी है करंट जिसमें से बाहर निकलेगा जिस पॉइंट पे, ये बी पॉइंट, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, लोअर पोटेंशियल होगा। रेजिस्टेंस में जिस पॉइंट पे करंट एंटर करता है वहाँ का पोटेंशियल क्या होता है, हाइयर पोटेंशियल होता है, और जहाँ से करंट बाहर निकलेगा वहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, लोअर पोटेंशियल होगा। करंट जहाँ से एंटर करेगा वो हाइयर पोटेंशियल, और जहाँ पे बाहर निकलेगा वो क्या होगा, लोअर पोटेंशियल। और जितना ज़्यादा ए का पोटेंशियल ज़्यादा है तो वी ए माइनस वी बी जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा आई आर के इक्वल। कितना होगा, आई आर के इक्वल। एक रेजिस्टेंस में से अगर आई का करंट जा रहा है तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, आई आर के इक्वल। करंट इनटू में रेजिस्टेंस, ए का पोटेंशियल क्या है ज़्यादा, बी का क्या है कम, तो वी ए माइनस वी बी क्या आ जाएगा, आई आर के इक्वल। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई आर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वी ए ग्रेटर देन क्या है, वी बी। Where current enter in a resistance, that is the higher potential, and where is current outgoing, that is the lower potential. एक जगह क्या होगा higher potential और एक जगह क्या होगा lower potential. यहाँ तक समझ आ गया। अब इसमें मान लो कि जो ये वायर थी ये किसकी बनी हुई है, कॉपर की, मेटल। मान लो ये जो रेजिस्टेंस लगा दिया, ये बल्ब जो लगा दिया, ये बना हुआ है टंगस्टन का। ठीक है, तो इसमें टंगस्टन के जो एटॉमिक मास होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो इस केस में इस वायर में जितनी जूल हीटिंग होनी है वो कहाँ पे हो जाएगी, लगभग कहाँ पे होगी, इस बल्ब के थ्रू होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें भी क्या होगा कि अगर यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है तो जूल हीटिंग होगी, जो मैंने बताया था क्या होगी, इसमें जूल हीटिंग होगी। वायर गर्म हो जाती है, बल्ब ग्लो करेगा तो वो बल्ब भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो वो सारी की सारी जूल हीटिंग क्या होगी, इस बल्ब के थ्रू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इनका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, बहुत कम है। यहाँ एटम्स और आयंस क्या है, बहुत कम है। यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा, एक ही जगह पे क्या है, बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादा जो जूल हीटिंग होगी वो यहाँ पे होगी। वो जूल हीटिंग जो होगी वो क्या होती है, जूल हीटिंग होती है आई स्क्वायर आर टी। जूल हीटिंग क्या होती है, आई स्क्वायर आर टी। आई करंट, आर क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस, टी यहाँ पे टाइम होगा। क्योंकि हमेशा अगर जूल हीटिंग पूछी है तो ये नहीं होगा कि किसी, क्योंकि वो तो लगातार करंट फ्लो कर रहा है तो जूल हीटिंग हो ही रही है। ये तो कह ही नहीं सकता कि टोटल जो जूल हीटिंग बताओ। तो टोटल अगर जूल हीटिंग बताएगा तो ये जरूर कहेगा कि इतने टाइम के लिए जो जूल हीटिंग बताओ कितनी हुई होगी। अगर हमें इसने कह दिया कि जूल हीटिंग बताओ, ये फैन, ये लाइटें जल रही हैं, ये कह रहे हैं कि जूल हीटिंग बता दो इन लाइट्स की क्या होगी, तो उस केस में ये तो जल रही है, लगातार करंट फ्लो कर रहा है, तो जूल हीटिंग होती जा रही है। हम ये टोटल बता ही कैसे सकते हैं। तो उस केस में ये जरूर बताएगा कि 4 सेकंड में बताओ, 5 सेकंड में बताओ, 6 सेकंड में बताओ, 10 सेकंड में बताओ, या फिर 1 घंटे में बताओ कितनी टोटल जूल हीटिंग होगी। तो उसके लिए टाइम उसको देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, जूल हीटिंग हो जाएगी। और एक होती है रेट ऑफ जूल हीटिंग। रेट ऑफ जूल हीटिंग ये होती है आई स्क्वायर आर। पर सेकंड कितनी जूल हीटिंग होती है उसको बोलते हैं रेट ऑफ जूल हीटिंग। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1। अगर 1 सेकंड में जूल हीटिंग पूछे कितनी जूल हीटिंग होगी तो वो क्या हो जाएगी आई स्क्वायर आर। या फिर इसको थर्मल पावर भी बोलते हैं। रेट ऑफ जूल हीटिंग को क्या बोलते हैं, थर्मल पावर। यानी कि वर्क डन बाय बैटरी इन 1 सेकंड, उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ जूल हीटिंग बोल दो या फिर उसकी थर्मल पावर बोल दो। पावर क्या होती है, वर्क डन बाय बैटरी इन 1 सेकंड। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, थर्मल पावर। ये भी क्या हो जाएगी आई स्क्वायर आर के इक्वल। वर्क डन बाय बैटरी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड थर्मल पावर। यहाँ तक समझ आ गया। हाँ,
ठीक है, या फिर बोल सकते हैं रेट ऑफ वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है, या फिर रेट ऑफ जूल हीटिंग, तो इसका मतलब भी एक है कि 1 सेकंड में कितनी जूल हीटिंग होगी, या फिर रेट ऑफ वर्क डन बाय बैटरी इज कॉल्ड थर्मल पावर, पावर बोलते हैं उसको। ये क्या हो जाएगी I²R। अगर जूल हीटिंग पूछेगा तो टाइम आपको जरूर गिवन होगा, और रेट ऑफ जूल हीटिंग क्या दिया यानी कि 1 सेकंड में ही पूछ रहा है तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ पे 1 हो जाएगी। थर्मल पावर पूछ रहे तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा I²R, 1 ही सेकंड में पूछ रहा है। अगर वो भी अगर ज़्यादा में पूछेगा तो टाइम जरूर देगा आपको, ठीक है, इतना समझ आ गया। यानी कि पहला बताया था KCL क्या होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है कि टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या होगा टोटल आउटगोइंग करंट। दूसरा मैंने बताया KVL की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन से कुछ कर लिए नहीं होता, ना उससे क्वेश्चन सोल्व होते डेफिनेशन से। डेफिनेशन को समझ के वो क्वेश्चन में अप्लाई करने पे ही समझ आता है कि KVL है क्या, ठीक है। इसमें KVL की जो डेफिनेशन है वो तो यही है, स्केलर सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप ऑलवेज इक्वल टू 0। पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक हमने बताया, नेक्स्ट मैंने बताया कि अगर एक वायर है उसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो उसमें जहाँ पे करंट एंटर करेगा रेजिस्टेंस में वो क्या होगा हायर पोटेंशियल, जहाँ से बाहर निकलेगा वो क्या होगा लोअर पोटेंशियल। तो यानी कि ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बी, और VA माइनस VB इक्वल टू क्या हो जाएगा IR के इक्वल। और यहाँ पे इस रेजिस्टेंस में जूल हीटिंग होगी, यानी कि जो हीट है वो काइनेटिक उसकी हीट एनर्जी, जब कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जूल हीटिंग होती क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स टक्कर मारते हैं, उनकी स्पीड एकदम से कम फिर ज़्यादा होती है, कम ज़्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी जो लॉस होती है वो किसकी फॉर्म में आती है जूल हीटिंग में। तो जूल हीटिंग कितनी होती है I²RT। यहाँ पे T क्या होगा टाइम होगा, जितने टाइम के लिए टोटल अगर पूछ रहा है तो उसको टाइम जरूर गिवन देना होगा इसमें। और रेट ऑफ जूलिंग हीटिंग क्या होता है कि 1 सेकंड में कितनी जूल हीटिंग हुई वो निकालने के लिए इसको थर्मल पावर भी बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा I²R, ठीक है। एक इसमें नेक्स्ट इसमें होती है कि अगर एक होती है कि अगर मान लो किसी सर्किट में बैटरी जुड़ी हुई है, एक इस बड़ी प्लेट होती है, क्या होती है बैटरी की छोटी प्लेट, इससे डिनोट करते हैं। बड़ी प्लेट इसका प्लस साइन देते हैं, इसको क्या देते हैं माइनस साइन। बड़ी प्लेट यानी कि हायर पोटेंशियल और छोटी प्लेट यानी कि लोअर पोटेंशियल। अगर इसमें से बैटरी में से करंट अगर बाहर आ रहा है, बैटरी में से करंट अगर बाहर आ रहा है, इसकी EMF मान लो क्या है E क्या है यहाँ पे EMF, E क्या है EMF। तो इसमें से अगर बैटरी में से करंट निकला यानी कि पॉजिटिव प्लेट में से करंट अगर बाहर आ रहा है तो उस केस में जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी प्लस EI के इक्वल। पावर क्या हो जाएगी E इंटू आई। E क्या है यहाँ पे EMF और I क्या है करंट, ठीक है। और अगर एक होती है EMF और एक होती है वोल्टेज, दोनों में डिफरेंस है, दोनों एक ही बात नहीं है। ये क्या एक होती है EMF बैटरी की, एक क्या होती है वोल्टेज। EMF तब बोलते हैं जब मान लो आप मार्केट से बैटरी खरीद के लाए, ठीक है, वो किसी भी सर्किट्स में नहीं जुड़ी हुई, तब उसके ऊपर लिखा होता है, जो लिखा होता है वो क्या होता है उसका EMF की, ये 1.5 वोल्ट की, ये 2.2 वोल्ट की, ये 220 वोल्ट की, 200 वोल्ट की, उसके ऊपर लिखा होता है। तो वो क्या होती है उसकी EMF होती है जो उसके ऊपर लिखा होता है, ठीक है। अगर उसी बैटरी को आप किसी सर्किट में कनेक्ट कर दिया तो उसकी जो वोल्टेज या EMF जो है वो 1.5 नहीं रहती, थोड़ी सी कम हो जाती है, उसको बोलते हैं वोल्टेज। अगर बैटरी कनेक्ट नहीं है किसी सर्किट में तो जो उसकी होती है उसको क्या बोलते हैं EMF। और अगर बैटरी कनेक्ट कर दी तो जो उसकी वोल्टेज होगी वो क्या हो जाती है EMF जितना होता है उससे क्या हो जाती है हल्की सी कम हो जाती है, उसको बोलते हैं वोल्टेज। वोल्टेज क्या होती है जब बैटरी कनेक्ट होती है, हाँ उसकी जो होती है वैसे बेसिकली 1.5 होती है जब तक वो कनेक्ट नहीं है। जैसे ही उसको कनेक्ट कर दिया तो उसकी अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाती है कम। 1.5 उसकी EMF है और 1.1 क्या हो जाएगी उसकी वोल्टेज। कनेक्ट ये नहीं है कि वो उसकी 1.1 जो होगी वो उसकी वोल्टेज है, EMF अभी भी उसकी 1.5 ही है। कनेक्ट करने पे जो इसकी EMF है वो कम होगी, उसको बोल दिया क्या वोल्टेज, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर किसी बैटरी को जब तक वो सर्किट में कनेक्ट नहीं है तब जो उसकी वोल्टेज उसको क्या बोलते हैं EMF बोलते हैं। आप मार्केट से सीधी खरीद के लेके आए, रखी हुई है कहीं पे जुड़ी नहीं हुई, तो जो उसके ऊपर लिखा वो क्या होगा इसका EMF होगा। जैसे ही आपने कनेक्ट कर दिया तो जब वो क्या कहती है उसकी EMF क्या हो जाती है हल्की सी कम हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं वोल्टेज। हल्की कम क्यों हो जाती है क्योंकि उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है
किसी भी बैटरी का आइडियल बैटरी आज तक है ही नहीं जिसका खुद का रेजिस्टेंस ना हो, ऐसी बैटरी है ही नहीं, ठीक है। तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, उसकी वजह से ईएमएफ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक होती है वोल्टेज और एक ईएमएफ, दोनों अलग अलग है। ईएमएफ कब होगी, जब वो बैटरी कनेक्ट नहीं है किसी भी सर्किट में, और वोल्टेज क्या होगी, जब वो बैटरी कनेक्ट कर दी आपने सर्किट में, ठीक है। एक होती है ईएमएफ व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्ट इन ए, उसको बोलते हैं ईएमएफ, और वोल्टेज हो जाएगी व्हेन बैटरी इज कनेक्ट इन ए सर्किट। उसका क्या बोल देंगे, वोल्टेज। ईएमएफ और वोल्टेज में आपको फर्क समझ आ गया होगा, ठीक है। और potential difference when battery is not connected in a circuit. हाँ, बैटरी की जो वोल्टेज होती है वही उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और आइडियल बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल बैटरी क्या होता है, जीरो होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल बैटरी इज जीरो। फुल फॉर्म से कंफ्यूजन आता है। ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट ये किसी प्रकार का फोर्स नहीं है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन से हमेशा कंफ्यूजन आता है कि ये कोई फोर्स होगा, बट ये फोर्स नहीं है, वोल्टेज है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म से हमेशा ही कंफ्यूजन आता है कि एक किसी अगर मान लो टाइप ऑफ फोर्स पूछा तो ये कहते ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ये फोर्स नहीं है। इसकी फुल फॉर्म ही कंफ्यूजन है कि ये फोर्स है, नहीं, बट ये फोर्स नहीं है, एक प्रकार की क्या है, वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल बैटरी क्या होता है, जीरो। और आइडियल बैटरी के केस में वोल्टेज और ईएमएफ दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। V इक्वल टू क्या होता है, E के इक्वल, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो बैटरी कनेक्ट हो चाहे ना हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिवेट ही नहीं होगा। एक्टिवेट नहीं होगा तो जो इसकी ईएमएफ है बाद में भी क्या रहेगी, वही रहेगी। तो आइडियल बैटरी की ईएमएफ और वोल्टेज दोनों क्या होती है, जीरो इक्वल होती हैं, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियल बैटरी क्या होता है, जीरो, ठीक है। बट ये एग्जिस्ट करती ही नहीं। तो ईएमएफ और वोल्टेज में आपको फर्क समझिए। ईएमएफ क्या होगी, जब बैटरी कनेक्ट नहीं है तो उसको क्या बोल देंगे, ईएमएफ, और जब बैटरी कनेक्ट है तो उसको क्या बोल देंगे, वोल्टेज। कनेक्ट करने के बाद वोल्टेज तो क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी हल्की सी, बट ईएमएफ अभी भी उसकी क्या है, मान लो 1.5 लिखा हुआ था उस पर, तो कनेक्ट करने के बाद उसकी क्या हो जाएगी, हल्की कम हो जाएगी, 1.3 हो गया, फिर 1.2, तो 1.2 जो है वो क्या है, वोल्टेज, बट ईएमएफ अभी भी उसकी 1.5 ही है, ठीक है। इतना समझ आ गया। इस केस में ये क्या है, और इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग मोड। जब पॉजिटिव प्लेट में से करंट निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसकी पावर क्या होगी, E इंटू आई, और इसको ही बोलते हैं क्या, डिस्चार्जिंग मोड। बैटरी क्या है, डिस्चार्जिंग मोड में है। बैटरी किस में है, डिस्चार्जिंग मोड में। अगर ये कह दिया कि डिस्चार्जिंग मोड में है तो यानी कि पॉजिटिव प्लेट में से करंट बाहर निकल रहा है, उसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी, E इंटू आई के इक्वल होगी। ये ईएमएफ होगा और आई क्या हो जाएगा, उसका करंट, उसमें से निकलने वाला करंट, ठीक है। एक होती है कि इसमें अगर बैटरी है, इसकी पॉजिटिव प्लेट में अगर करंट एंटर कर रहा है, पॉजिटिव प्लेट में अगर करंट एंटर कर रहा है तो इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, -E इंटू आई।
ये अब है चार्जिंग मोड में। किस में है? चार्जिंग मोड। ठीक है। एक इसमें ये भी होता है कि रियल बैटरी के केस में ईएमएफ जो है, वोल्टेज जो है ग्रेटर देन ईएमएफ भी हो सकती है और वोल्टेज लेस देन ईएमएफ भी हो सकती है। अगर बैटरी कनेक्ट ही नहीं है, आइडियल बैटरी है, तो वोल्टेज और ईएमएफ क्या होते हैं? दोनों इक्वल होते हैं। अगर अब बैटरी कनेक्ट भी है तो उस केस में भी वोल्टेज ग्रेटर देन ईएमएफ में भी हो सकती है और वोल्टेज लेस देन ईएमएफ भी हो सकती है। अगर वो डिस्चार्जिंग मोड में है, अगर वो किस में है? डिस्चार्जिंग मोड में, तो ईएमएफ इज ग्रेटर देन वोल्टेज। अगर बैटरी किस में है, मान लो ये क्या है? चार्जिंग मोड में, तो यहाँ पे चार्जिंग मोड में ईएमएफ इज लेस देन वोल्टेज होती है, क्योंकि इसमें आ जाएगा V इक्वल टू होता है E प्लस आई आर। आई आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर चार्जिंग मोड में है तो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या हो जाता है? ईएमएफ में ऐड हो जाता है, इसलिए वोल्टेज ग्रेटर देन क्या होती है? ईएमएफ होती है इन केस ऑफ चार्जिंग मोड। और डिस्चार्जिंग मोड में क्या हो जाएगा? V इक्वल टू होता है E माइनस आई आर। तो यहाँ पे ईएमएफ इज ग्रेटर देन वोल्टेज, यहाँ पे क्या होगी? ईएमएफ इज ग्रेटर देन वोल्टेज, और यहाँ पे क्या होगी? वोल्टेज इज ग्रेटर देन ईएमएफ। यानी कि कोई अगर पूछे कि वोल्टेज और ईएमएफ में कौन सा कम या ज़्यादा होगा, तो आप कह सकते हो कि वोल्टेज इक्वल टू ईएमएफ भी हो सकती है, वोल्टेज ग्रेटर देन ईएमएफ भी हो सकती है, वोल्टेज लेस देन ईएमएफ भी हो सकती है। और अगर इक्वल होंगी तब होंगी जब वो क्या है? आइडियल बैटरी। आइडियल बैटरी के केस में वोल्टेज और ईएमएफ दोनों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और रियल बैटरी के केस में वोल्टेज ग्रेटर देन ईएमएफ भी हो सकती है और लेस देन ईएमएफ भी हो सकती है। इस केस में वोल्टेज ग्रेटर देन ईएमएफ कब होगी? जब वो चार्जिंग मोड में है, और वोल्टेज लेस देन ईएमएफ कब होगी? जब वो डिस्चार्जिंग मोड में है। इतना समझ आ गया? यहाँ तक कोई डाउट? इतनी बातें बार बार यूज होंगी जो अब तक बताई गई हैं सर्किट्स में। ठीक है, इसमें देखो अब सर्किट्स में पहले स्टेप्स होते हैं, इसमें मैं सर्किट्स बना रही हूँ। फाइंड करंट, इस लूप में करंट की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ये एक सिंगल लूप का क्वेश्चन है। केवीएल का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन ही होता है सिंगल लूप अगर गिवन है। ये क्या है? एक ही लूप है, एक क्लोज लूप है बस। ठीक है, एक ही बार केवीएल लगेगा। अगर एक ही लूप है तो एक ही बार केवीएल लगता है। इसमें स्टेप्स हैं, अगर स्टेप वाइज केवीएल लगाओगे, फर्स्ट स्टेप जो है वो है गिव साइन टू द बैटरी। फर्स्ट स्टेप क्या है? गिव साइन टू द बैटरी। इसमें फर्स्ट स्टेप है गिव साइन टू द बैटरी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेप आप बैटरीज को साइन दोगे। इसमें बड़ी वाली प्लेट को पॉजिटिव, छोटे वाली को नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, सेकंड स्टेप जो है वो है इसमें
कंसीडर ए वर्किंग बैटरी एंड मेक फ्लो ऑफ करंट। इन तीनों में से, इस लूप में 3 बैटरी लगी हुई हैं, इन तीनों में से कोई एक बैटरी मान लोगे कि वो वर्किंग बैटरी है और उसमें से करंट फ्लो कराओगे, ठीक है। कंसीडर ए वर्किंग बैटरी एंड मेक फ्लो ऑफ करंट। कंसीडर ए वर्किंग बैटरी and make flow of current। ये इसका सेकंड स्टेप। इन तीनों में से आप कोई भी वर्किंग बैटरी मान सकते हो, जरूरी नहीं है कि 10 वोल्ट माननी है, 40 वोल्ट माननी है, 60, तीनों में से कोई भी कंसीडर कर सकते हो वर्किंग बैटरी। मान लो हमने वर्किंग बैटरी जो है वो कंसीडर कर ली 60 वोल्ट की, ठीक है। इसमें से निकलने वाला करंट चाहे आप क्लॉकवाइज मानो चाहे एंटी क्लॉकवाइज मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चाहे आप क्लॉकवाइज मान लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मान लो मैंने क्लॉकवाइज मान लिया, आई का करंट इसमें से निकल रहा है, कितना करंट, आई का करंट। और रूल होता है कि बैटरी में से जितना करंट निकलेगा उतना एंटर करेगा ही करेगा, ठीक है। बैटरी में से आई का करंट निकला तो आई का करंट उसमें एंटर करेगा ही। तो इस लूप में आई का करंट और आई का करंट क्या हो जाएगा इसमें एंटर, ठीक है। अब जो थर्ड स्टेप है वो है गिव साइन टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को साइन देना है। थर्ड स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 3, गिव साइन टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को साइन देना है, थर्ड स्टेप। इसमें जहां रेजिस्टेंस में जहां से करंट एंटर कर रहा है जिस एंड पे, उसको दोगे पॉजिटिव साइन, और जहां से बाहर निकलेगा वो क्या होगा, नेगेटिव साइन। इस रेजिस्टेंस में करंट एंटर कर रहा है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, और ये क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। सेम इसमें करंट एंटर कर रहा है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव साइन यहाँ पे, और ये क्या होगा, एक एंड पे नेगेटिव साइन। इसमें करंट एंटर कर रहा है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। रेजिस्टेंस में जहाँ से करंट एंटर करेगा उस पॉइंट को दोगे पॉजिटिव साइन, और जिस एंड से बाहर निकलेगा उस पॉइंट को दोगे नेगेटिव साइन, ठीक है। ये था थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप जो है वो है गिव साइन टू द, स्टेप नंबर 4, अप्लाई केवीएल। अप्लाई केवीएल, ये है फोर्थ स्टेप इसमें। अब इसमें केवीएल अप्लाई करना है। केवीएल वही था कि स्केलर सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप इन ए क्लोज लूप ऑलवेज इक्वल टू 0। तो इसमें कहीं पे भी एक पॉइंट आप कंसिडर कर लो कि मैं यहाँ से चलना शुरुआत करूँगी, कहीं पे भी वो पॉइंट, ठीक है। जहाँ से आप चलोगे घूम के वापस वहीं आना है, ठीक है। मान लो आपने कहीं से भी शुरुआत कर ली, मान लो हमने यहाँ से शुरुआत कर ली, ठीक है, ये ए पॉइंट मान लिया, तो ए पॉइंट पे घूम के चाहे इधर ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, घूम के यहीं आना है, ठीक है। कैसे चलेगा, ऐसे, तो ऐसे चलो। अब इसमें अप्लाई केवीएल। अब यहाँ से चल रहे हैं तो इस केस में इसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आई इंटू आर। अभी बताया था आई इंटू आर के अक्रॉस होता है। तो इसके अक्रॉस आई क्या है, इसमें आई के इक्वल ही है, इसका आर कितना है 20। तो और इसमें रास्ते में जो साइन आया, रास्ते में हमारे पास क्या है, साइन पॉजिटिव, उससे नेक्स्ट साइन लेना है। रास्ते में पॉजिटिव आया उससे अगला साइन देखना है, वो क्या है वो लेना है। तो रास्ते में साइन आया पॉजिटिव, नेक्स्ट साइन क्या है नेगेटिव, तो ये लिखोगे -20i। ये इसके अक्रॉस क्या लिख लिया, 20 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब बैटरी की जो वोल्टेज होती है वही उसके अक्रॉस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इसकी वोल्टेज क्या है 10, रास्ते में साइन आया प्लस, लोगे क्या माइनस, तो माइनस का 10। फिर रेजिस्टेंस 10 ओम का, रास्ते में साइन आया क्या प्लस, लोगे क्या माइनस। इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा 10 ओम के, 10 इंटू आई, माइनस का 10 इंटू आई।
फिर बैटरी की जो वोल्टेज होगी वही क्या होती है, बैटरी की जो वोल्टेज दे रखी है वही क्या, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये 60 वोल्ट रास्ते में साइन है प्लस, लोगे क्या माइनस, तो माइनस का 60। इसमें 30 ओम में रास्ते में साइन है प्लस, लोगे क्या माइनस, माइनस का 30i। रास्ते में साइन आया माइनस, लोगे क्या प्लस, प्लस 40। वहीं पहुंच गए, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, आई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -20 -10 -30 कितना हो जाएगा -60i, -10 -60 प्लस 40 माइनस का 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। -60i इक्वल टू 30, आई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -30/60 यानी कि -1 एम्पियर। यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि हमने डायरेक्शन अपोजिट मानी थी, हमने ऐसे करंट चलाया है, क्लॉकवाइज चलेगा कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, वैल्यू सेम ही रहेगी, हाफ एम्पियर रहेगी। नेगेटिव साइन किस बात को रिप्रेजेंट करता है, हमने जो डायरेक्शन कंसीडर की है उसके अपोजिट में करंट चलेगा, वैल्यू सेम ही रहेगी, हाफ एम्पियर। समझ आ गया, श्योर। हर क्वेश्चन केवीएल का इसी स्टेप से करना है। फर्स्ट स्टेप ये होगा कि वर्किंग बैटरी कंसीडर करनी, फर्स्ट स्टेप होगा बैटरीज को साइन देना है। सेकंड स्टेप होगा कोई भी एक वर्किंग बैटरी कंसीडर करनी है, कोई भी कर सकते हो आप, सेकंड स्टेप, और उसमें से करंट फ्लो कराना है लूप में। थर्ड स्टेप क्या होगा, रेजिस्टेंस को साइन देना है, जहां से करंट एंटर करेगा वहां पॉजिटिव साइन, बाहर निकलेगा नेगेटिव साइन। फोर्थ स्टेप क्या है, अप्लाई केवीएल। केवीएल में सभी के अक्रॉस जितने भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं उस सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे और इक्वल टू क्या कर दोगे 0 पुट। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया आपको? ठीक, वंशी नोट करना है या कर लिया? क्वेश्चन करके दिखा। क्वेश्चन करके दिखा दो। फाइंड करंट इन द लूप, करंट की वैल्यू बतानी है, क्या होगी? इसमें देखो 3 ब्रांचेज हैं, 1 2 3, तीनों में अलग अलग करंट आएगा। इसमें अब इसमें देखो 2 क्लोज लूप बन रहे हैं, वैसे तो 3 बन रहे हैं, आप 2 ही लेना है। एक क्लोज ये लूप ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक पूरा, तो 3 ब्रांच हैं तो तीनों में करंट होगा। तो करंट की वैल्यू बतानी है तीनों ब्रांच में क्या होगी। इसमें 2 बार केवीएल लगेगा, 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन से करंट की वैल्यू निकलेगी। स्टेप वही होंगे, पहला स्टेप कि बैटरीज को साइन दोगे, सेकंड स्टेप इन जितनी भी बैटरी लगी हुई है आपकी मर्जी, कोई भी वर्किंग बैटरी मान लो, ठीक है, करंट को फ्लो करा दो क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, फिर रेजिस्टेंस को साइन दे दो और फिर अप्लाई कर दो केवीएल। ठीक है, ट्राई करो। मुझे पता आप इंटेलिजेंट हो।
3 ब्रांच है, तीनों में अलग अलग ही करंट होगा, तो लोग केवीएल अप्लाई करने के लिए तो लूप ही होगे ना। देखो मैं करवा दे रही हूँ। इसमें पहला स्टेप होगा कि बैटरीज को क्या दोगे, साइन, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में कोई भी वर्किंग बैटरी मान लो जो आपका मन करे, बीच वाले, इसको वर्किंग बैटरी कंसीडर कर लो। ये क्या है, वर्किंग बैटरी कंसीडर कर ली। इसमें करंट चाहे आप ऐसे फ्लो करा दो चाहे ऐसे करंट, मान लो कि इस बैटरी में से पॉजिटिव प्लेट में करंट निकल रहा है या फिर नेगेटिव प्लेट में, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव इसमें से मान लो आई का करंट निकल रहा है, किसका, आई का करंट। आई का करंट आया 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। इसमें मान लो I1 चला गया तो इसमें कितना जाएगा, I माइनस I1, ठीक है। I में से I1 इधर गया तो इधर क्या जाएगा, I माइनस I1। इसमें I1, यहाँ पे I1 इधर से आएगा I माइनस I1, और I माइनस I1 प्लस I1 क्या हो जाएगा, I, तो इसमें एंटर कर जाएगा I का, जितना करंट निकला उतना ही एंटर करेगा। ये नहीं है कि I1 पहले पहुंच गया, I माइनस I1 बाद में पहुंचेगा, दोनों एक ही साथ पहुंचेंगे। ये नहीं है कि पहले I1 चला गया फिर I माइनस I1 जाएगा, ऐसा नहीं होगा, दोनों मिलके ही क्या जाएगा, I जाएगा, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या है, गिव साइन टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को साइन दोगे। इसमें करंट क्या कर रहा है, एंटर, तो पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे एंटर कर रहा है करंट पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें करंट क्या कर रहा है, एंटर पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें करंट एंटर कर रहा है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। थर्ड स्टेप में केवीएल अप्लाई करना है। इसमें देखो 3 क्लोज लूप है, एक क्लोज लूप ये है छोटे वाला, एक ये है स्मॉल, और एक क्या है पूरा। थर्ड क्या है, कंप्लीट है। तो कोई भी 2 लूप ले सकते हो, दोनों छोटे वाले ले सकते हो, या फिर एक बड़ा एक छोटा ये वाला ले सकते हो, या फिर एक बड़ा एक छोटे वाला ये ले सकते हो, ठीक है। कोई भी 2 लूप ले सकते हो इसमें, क्योंकि 2 ही अननोन है, I और I1। क्या है, 2 अननोन है, I और I1। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना क्या है, I और I1। फाइंड आउट क्या करना है, I और I1, 2 ही चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो 2 बार केवीएल लगेगा, जितने अननोन होंगे उतनी बार केवीएल लगता है। 2 ही अननोन है तो क्या लगेगा, 2 बार केवीएल लग जाएगा। 3 लूप बनेंगे तो उसमें 3 बार केवीएल लगेगा फिर, ठीक है। अब इसमें कौन से 2 लूप मानने, फर्स्ट सेकंड। मान लो ये क्लोज लूप लिया, इसमें कहीं से भी शुरुआत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पॉइंट मान लो कि वहां से शुरुआत करनी है, वहां से शुरुआत करो, घूम के वहीं पे वापस आना है। बोलो, यहाँ से शुरुआत करते हैं। मान लो P पॉइंट है यहाँ पे, इस P पॉइंट से चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। रास्ते में साइन है माइनस, लेना क्या है प्लस, तो +20। रास्ते में साइन है प्लस, लेना क्या है माइनस, माइनस का 3I1। रास्ते में साइन है प्लस, लेना क्या है माइनस, माइनस का 30। रास्ते में साइन प्लस, उसका अपोजिट क्या लोगे, माइनस का 2I1 प्लस, सॉरी, रास्ते में साइन है प्लस, लोगे क्या माइनस, माइनस का 10 इक्वल टू क्या पुट कर दो 0, ठीक है। वहीं पे पहुंच के वापस, अब ये नहीं कि दोबारा से शुरू देंगे, ठीक है। अब इनको देख लो, +20 -30 -10 तो आ जाएगा माइनस का 20, माइनस का 3, माइनस का 5I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो माइनस का 5I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा +20। I1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -20/5, 4 एम्प, माइनस का 4 एम्पियर। ये है I1 की वैल्यू -4 एम्पियर, ठीक है। अब दूसरा लूप ये वाला लोगे, इसमें भी कहाँ से शुरुआत करनी है, कहीं से भी शुरुआत करो, चाहे यहीं से। कैसे चलना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे। ये देखो रास्ते में साइन है प्लस, लोगे क्या माइनस, तो माइनस का 5I - I1
I माइनस I1, ये है लूप 2 था, लूप नंबर 1। रास्ते में साइन है प्लस लोगे क्या, माइनस का 30, रास्ते में साइन प्लस, अपोजिट इसका माइनस का I माइनस I1, रास्ते में साइन आया प्लस लोगे क्या, माइनस, माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा माइनस का 5i प्लस 5i1 माइनस 30, माइनस का 15i प्लस 15i1 प्लस माइनस 10 इक्वल टू 0। 5 माइनस का 5i माइनस का 15i, तो माइनस का 20i माइनस का 5 प्लस का 20i1 माइनस 30 माइनस का 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। I1 की वैल्यू पता है कितनी है, -4, विद साइन ही पुट करोगे यहाँ पे -4। I1 की वैल्यू -4 आई है, तो इस इक्वेशन में I1 की वैल्यू -4 ही पुट करोगे, विद साइन पुट करनी है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 20i प्लस 20 इंटू में -4 माइनस 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ सोल्व कर रहे हैं, माइनस का 20i माइनस का 80 माइनस 40 इक्वल टू 0, माइनस 20i माइनस 120 इक्वल टू 0, माइनस 20i1 आई है इक्वल टू 120, आई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 120 डिवाइड बाय में 20 माइनस का 6 एम्पियर, ये है आपके पास आई की वैल्यू। अब आई माइनस I1 अगर निकालोगे तो विद साइन ही पुट करोगे, I1 की वैल्यू भी और आई की वैल्यू भी। तो इसमें I माइनस I1 जो है, I1 की वैल्यू क्या है -6 और I की वैल्यू है -6 और I1 की वैल्यू क्या है -4, तो -4 ही पुट करोगे। -6 + 4 कितनी आ जाएगी, -2 एम्पियर। अब माइनस आई है तो इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन कंसीडर की है उसके अपोजिट में चलेगी। हमने I1 इसमें अलग से लूप बना लो, इसमें जो लूप गिवन है इस तरीके से गिवन है। हमने जो माना था इसमें I माइनस I1 और इसमें I1 की वैल्यू हमारे लिए -4 एम्पियर आई है, ये -2 एम्पियर और ये क्या है -6 एम्पियर। तो डायरेक्शन चेंज कर दो, वैल्यू यही रहेंगी, यानी कि डायरेक्शन I1 नीचे था, क्या कर दो ऊपर की तरफ 6 एम्पियर, ये इधर जा रहा था तो इसको इधर 4 एम्पियर और ये इधर है तो इसको भी इधर 2 एम्पियर। तो इधर से आया 4 एम्पियर, इधर से आया 2 एम्पियर और 6 एम्पियर। ये है इसका फाइनल रिजल्ट। आगे समझो। क्या हो गया? तो फिर 10 क्वेश्चन कैसे करें? ऐसा ही कोई ना, आप समझ आ गया ना? अब इसमें जिस तरीके से हमने मानी, आप अलग से कोई भी बैटरी मान लो, जो मान लो आप 10 वोल्ट मानी है, आप 20 वोल्ट मान लो। हमने अगर आप क्लॉकवाइज चलाए तो आप एंटी क्लॉकवाइज करंट चला लो, फिर भी आंसर जो है सेम ही आएंगे। ये नहीं है कि आंसर चेंज हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि कई बार क्या कहते हैं कि अगर हम क्लॉकवाइज मानते हैं तो आंसर अलग आता है, हम एंटी क्लॉकवाइज मानते हैं तो अलग आंसर आता है, इस बैटरी को वर्किंग बैटरी कंसीडर करते हैं तो आंसर अलग आता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप कोई भी वर्किंग बैटरी मानो पूरे लूप में से किसी तरीके से डायरेक्शन चलाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी दो लूप हैं तो कोई भी 2 लूप ले सकते हो। इसमें लूप 1 2 लिया था, आप इसमें एक छोटे वाला एक बड़ा ले सकते हो, छोटे वाला ये ले सकते हो या फिर चाहे ये ले लो, फिर भी आंसर जो है आई की वैल्यू आपकी यही सब कुछ आएंगे। फाइनली जो सर्किट बनेगा वो ऐसा ही बनेगा,
ठीक है, हो गया। अभी क्या कह रहे हो? तो होएगी इसमें। अब आप एक क्वेश्चन करके दिखा दो मेरे को, यही दोबारा से कर दो। इसमें 10 वोल्ट माननी है तो अलग से बैटरी माननी है, 10 वोल्ट नहीं माननी अब की बार, ठीक है? कोई और वर्किंग बैटरी माननी है और क्वेश्चन करके दिखा दो। कोई भी मान लो 10 के अलावा। नहीं निकालोगे ना, सेम आएगा, मुझे पता है। इसमें 10 के अलावा कोई भी मान लो, 20 मान लो, 30 मान लो, वो 30 मान लो, आंसर सेम आएगा। करके दिखा लो, बस 10 नहीं मानना। हाँ ये तो इतनी है, ये क्वेश्चन करके दिखा दो।
इसमें चलो भाई बताती हूँ, मान लो आप ये करते हैं, कोई भी मान लो, बताओ कौन से बने 20, पहले साइन दे दो सबको, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये मान ली करंट फ्लो कराओगे इसमें से, आई का करंट फ्लो करा किस तरीके से कराना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसमें से आई का करंट निकला, इधर जब मान लो I1, इसमें जाएगा I माइनस I1, ठीक है, I माइनस I1, इसमें जाएगा I1, तो इस ब्रांच में करंट कितना जाएगा I, ठीक है। गिव साइन टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को साइन दोगे, करंट एंटर करा प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। आप कोई भी दो लूप ले लो, तब कौन सा ले लें, फर्स्ट कहाँ से शुरुआत करनी है, यहाँ से आर पॉइंट से शुरुआत कर रहे हैं, किस तरीके से चलना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, रास्ते में साइन है प्लस लोगे क्या, नेगेटिव, -10, रास्ते में साइन है प्लस माइनस लोगे क्या, माइनस ही लिखा है, बैटरी है, क्लॉकवाइज ही बोला आपने, तो ये क्या आ जाएगा, +20 प्लस माइनस +3i -30 +2i इक्वल टू 0, क्या जाएगा, -10 -30 -40 और +20, तो -20 प्लस का 5i इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, 5i इक्वल टू आ जाएगा 20, i की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20 डिवाइड बाय में 5, 4 एम्पियर, ठीक है, i की वैल्यू आ गई 4 एम्पियर। दूसरा लूप, तो ये वाला छोटे वाले, इसमें बताओ कहाँ से शुरुआत करनी, इसी पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे रास्ते में साइन है प्लस लोगे क्या, माइनस, तो माइनस का 10, रास्ते में साइन है प्लस लोगे क्या, माइनस का 5i माइनस I1, रास्ते में साइन है प्लस लोगे क्या, -30, रास्ते में साइन है प्लस माइनस का 15i माइनस I1 इक्वल टू 0, क्या जाएगा, माइनस का 10 माइनस का 5i प्लस का 5i1 -30 माइनस का 15i प्लस 15i1 इक्वल टू 0, जब -10 -30 माइनस का 40 -5i1 -15 -20i प्लस 20i1 इक्वल टू 0, i1 की वैल्यू पुट कर दो 4, प्लस में आई है तो प्लस ही पुट करोगे, विथ साइन पुट करना है हमेशा, -40 माइनस का 20i प्लस i की वैल्यू आई थी, ठीक है, यहाँ पे पुट करोगे, माइनस का 20 इंटू में 4 प्लस 20i1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, माइनस का 40 माइनस का 80 प्लस का 20i1 इक्वल टू 0, -120 प्लस 20i1 इक्वल टू 0, तो 20i1 इक्वल टू आ जाएगा 120, i1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 एम्पियर, i1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 एम्पियर, i माइनस i1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, i की वैल्यू है 4 -6 कितनी आ गई -2 एम्पियर, सेम i माइनस i1 की वैल्यू आ गई, i1 की वैल्यू आ गई और i की वैल्यू, तो लूप जो था आपने जो वैल्यू मान रखी थी, इसमें था i1, इसमें है i, इसमें i माइनस i1, i1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 6 एम्पियर, i की जो वैल्यू वो क्या है 4 एम्पियर, i माइनस i1 की वैल्यू -2i है, तो यानी कि डायरेक्शन चेंज होगी, इधर जो आई है वो -2 एम्पियर है, तो जो डायरेक्शन चेंज करने के बाद सेम वही लूप बनेगा, इसमें 6 एम्पियर
इसमें 4 एम्पियर, डायरेक्शन चेंज कर दो, इधर है इधर 2 एम्पियर, सेम 4 और 2 6 एम्पियर बीच वाली ब्रांच है। समझ आ गया? यानी कोई भी बैटरी मानो, कोई भी वर्किंग बैटरी मानो, किसी तरीके से करंट चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी लूप लो, आंसर सेम ही आएंगे। अगर माइनस साइन आ रहा है तो यानी कि आपने डायरेक्शन अलग मानी है, आप डायरेक्शन चेंज कर दो उसमें, ठीक है। अगर प्लस आ रहा है तो आपकी डायरेक्शन सही है। इस तरीके से कहा था आपने हैंटिक लोकेज ऐसे। देखते हो ये समझ आ गया? पहले तो बताओ, तो भी सेम आएगा। आप चाहे इस तरीके से ले लो, हैं किसी तरीके चलो, मैं ऐसे चली हूँ ना, आप ऐसे चल लो, फिर भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। समझ आ गया? इसमें एक डीपी भी मिलेगी, कल वो चेक होगी ही होगी 101%, उसके अलावा नेक्स्ट क्लास नहीं होगी फिर।